कहानी के शुरुआत में हम एक छोटे से घर में दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो था। उसी समय अचानक से पास के ही जंगलों से गोलियों की आवाजें आईं। उसकी आवाज को सुनकर दोनों फैसला करते हैं कि हम जाकर चेक करेंगे कि आखिर क्या बात है, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि रात में जाना ठीक नहीं है, इसीलिए वो दोनों सुबह होने का फैसला करते हैं। अब जैसे ही सुबह हुआ, वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चले गए और वहाँ की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है, बहुत ही बुरे हालत में, क्योंकि उसे काफी बुरे तरीके से काटा गया था। लाश को देखकर पेड्रो के भाई को इस जमीन के ओनर पर शक होने लगता है, क्योंकि जमीन उसकी थी तो इस आदमी को उसने ही मारा था। लेकिन लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इंसान का काम तो हरगिज नहीं हो सकता। तभी इन्हें लाश के पास से एक सूटकेस मिलता है। उसे चेक करने पर अंदर अजीबोगरीब सामान और एक नक्शा मिलता है। उस नक्शे पर एक जगह पर निशान लगाया हुआ था। उस निशान को देखकर पेड्रो समझ जाता है कि ये तो पास में ही रहने वाली एक औरत का घर है, इसलिए दोनों भाई उस औरत के घर जाने के लिए चल देते हैं ताकि इस दर्दनाक वाली हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें और ये भी कि मारने वाला आदमी कौन था। उस औरत के घर आकर उससे पूछने पर पता चलता है कि दरअसल वो मरने वाला आदमी एक क्लीनर था। दोस्तों, वैसे तो उसे आमतौर पर पृष्ठ कहते हैं, लेकिन इस मूवी में उसे क्लीनर कहा गया है, जो ईविल यानी कोई बुरी ताकत यानी डीमन शैतान वगैरह भगाने की काम करती है। औरत उन दोनों से कहती है कि मैं उस क्लीनर को अपने घर इसलिए बुलाया था ताकि वो मेरे बेटे को खत्म कर सके, क्योंकि मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से एक राय नटन बन चुका है, यानी उसका पूरा शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है। दरअसल उसे एक ईविल स्पिरिट, किसी बुरी ताकत ने, जैसे कि डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था, यानी वो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस वजह से उसका पूरा शरीर काफी मोटा हो गया था। तो ऐसा शरीर राय नटन बन जाता है और वो बस अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता है और उसके शरीर से पस निकलते रहते हैं, क्योंकि शैतान के कंट्रोल में आने से वो आदमी कुछ करने के लिए काबिल नहीं रहता और उसे शैतान तब तक तड़पाता रहता है जब तक कोई क्लीनर या फिर कोई और इंसान उसे जान से मार ना दे। पर अगर कोई दूसरा इंसान इस राय नटन यानी इस मोटे वाले आदमी को खत्म करता है तो ईविल आत्मा उस मारने वाले इंसान और उसके आसपास जितने भी मौजूद होते हैं, उसके फैमिली वगैरह, उन सभी को पोजेस्ट कर लेता है। तभी पेड्रो उस मोटे वाले आदमी के माँ से पूछता है कि अभी तक तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। उसके जवाब में वो औरत कहती है कि मैं इसकी खबर 1 साल पहले चर्च में कर दी थी और तभी से हम मदद का आज तक इंतजार कर रहे हैं, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पेड्रो औरत और उसके दूसरे बेटे पर गुस्सा करता है, लेकिन खुद भी उनका कुछ कर नहीं सकते थे। इसलिए अब दोनों भाई इस बात को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें बताते हैं, लेकिन उल्टा ही पुलिस उनसे ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं। उनकी बातों ही बातों में पेड्रो की एक ऑफिसर से बहस हो जाती है, लेकिन उसका भाई पेड्रो को रोकता है। पुलिस कहता है कि फिलहाल हम आपकी इस समय कोई मदद नहीं कर सकते, पहले हम हेल्थ डिपार्टमेंट से इस बात को कंफर्म करेंगे कि वो राय नटन है या ऐसे ही किसी बीमारी की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है, और उस मरने वाले इंसान यानी क्लीनर को किसने मारा ये भी तभी पता चल पाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अब दोनों भाई यहाँ जमीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उसके जमीन से ही मिली थी और राय नटन का जहाँ घर था वो भी उसकी जमीन ही थी। पर पुलिस तो उनकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए वो दोनों खुद ही जमीन के मालिक से जाकर मिलते हैं और दोनों उसे राय नटन और लाश के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर जमीन के मालिक से हमें पता चलता है कि हर कोई उस पर शक क्यों करता है। दरअसल राय नटन और उसकी फैमिली जबरदस्ती इस मालिक के जमीन पर रह रहे थे, जो बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिससे सबको यह कहता है कि जमीन के मालिक ने ही उस क्लीनर को मार दिया ताकि वो राय नटन के घर जा ना पाए और राय नटन उसी हालत में रहे। पर वो जमीन का मालिक नहीं, कोई और ही है जो इस सब के पीछे था, जो नहीं चाहता था कि क्लीनर राय नटन के घर पहुंचे और उसे मार दिया। पर जमीन के मालिक को राय नटन वाली बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये जरूर कोई साजिश है ताकि मुझसे मेरी जमीन छीन ली जाए। अब इस बात से गुस्सा होकर जमीन का मालिक रात में राय नटन को मारने के लिए जाता है, लेकिन राय नटन की माँ इसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो क्लीनर नहीं बल्कि आम आदमी है, और अगर जमीन का मालिक राय नटन को मार दिया तो ईविल जमीन के मालिक और राय नटन के फैमिली को भी अपने कब्जे में ले लेगा।
और उन्हें भी ऐसे ही तड़पाएगा, क्योंकि राय नटन के अंदर जो ईविल आत्मा है वो लोगों के डर के साथ खेल रही है और वो ईविल उन लोगों के डर को उन्हीं लोगों के साथ इस्तेमाल करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब क्योंकि जब जमीन का मालिक राय नटन को मारने गया तब वो राय नटन को मारने के लिए उकसाता है ताकि वो राय नटन के अंदर से आजाद हो सके। राय नटन के अंदर का ईविल जमीन के मालिक से कहता है कि मार दो मुझे ताकि मैं आजाद हो सकूं और बाद में तुम्हारे वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे और सबको मार सकूं और अपना भूख मिटा सकूं। लेकिन यहाँ पर जमीन का मालिक खुद को काफी कंट्रोल करते हुए बाहर आकर अपने गाड़ी में बैठ जाता है। सुबह जमीन की मालिक की माँ पेड्रो और उसके भाई को लेकर यहाँ आ चुकी थी, पर अब जमीन का मालिक पूरी तरह से ठान लेता है कि वो राय नटन को शरीर को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, जिसके लिए वो पेड्रो और उसकी भाई की मदद मांगता है और वो दोनों भी उसकी बात मानकर उसके काम में लग जाते हैं। इसीलिए वो तीनों जैसे तैसे करके राय नटन की लाश को अपने ट्रक पर लौट करके वहाँ ले जाने लग जाते हैं ताकि वो सभी राय नटन को ठिकाने लगा सके। अब बहुत दूर आने के बाद वो राय नटन को फेंकने के लिए गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन जब उन तीनों ने पीछे चेक किया तब उनकी तो होश ही उड़ गए कि ट्रक में राय नटन का शरीर तो है ही नहीं। अब उन्हें पता चल गया था कि उसे लाते समय उनके सामने बीच रास्ते में एक बच्चा आ गया था और उसे बचाते समय जब हमने जोर से ब्रेक मारा था इसीलिए हो सकता है राय नटन वही कहीं गिर गया होगा। अब जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि जमीन का मालिक भी यही चाहता था कि उसके शरीर किसी तरह ठिकाने लग जाए और कुछ हुआ। ऐसा ही काम होते ही तीनों अपने घर आ जाते हैं। सुबह जमीन की मालिक की वाइफ बकरियों को देखकर चिल्लाने लगती है, इसीलिए वो उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है। तभी उसकी वाइफ उन सभी बकरियों की तरफ इशारा करके उसे एक अजीब तरह की बकरी दिखाती है। वो बकरी अजीब तरह के हरकतें कर रही थी और उसे ऐसा करते हुए जमीन का मालिक भी नोटिस कर लिया। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई शैतान ने पोजेस्ट कर लिया हो। यह देखकर जमीन का मालिक उस बकरी पर गन पॉइंट कर देता है और बकरी के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर का शैतान कह रहा है कि मुझे मार दो, जिसके बाद मैं तुम्हारे फैमिली को खत्म कर सकूं। लेकिन इस बार जमीन का मालिक अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वो वही कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी वो बकरी को शूट करके मार डालता है। अब वो उसने वही कर दिया जो कि शैतान उसे करवाना चाहता था और अब एक शरीर से आजाद होकर दूसरे बॉडी में प्रवेश कर सकता था। और अब वो सीधा वो शैतान जमीन के मालिक के वाइफ के अंदर चला जाता है। उसकी वाइफ शैतान से पोजेस्ड होकर जमीन के मालिक यानी अपने पति पर ही कुल्हाड़ी से हमला करके मार देती है। ऐसा करने के बाद वो खुद अपने चेहरे पर जोर जोर कुल्हाड़ी से मारकर मर जाती है और ऐसे ही उसने अपने बच्चे को भी मार दिया और जमीन की पूरी फैमिली अब मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ईविल शैतान की ताकत कितनी खतरनाक है कि उसने पूरी तरह से एक दिमाग को कंट्रोल करके पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। उधर पेड्रो और उसका भाई रात में राय नटन के घर ही थे। रात में राय नटन का भाई उनके पास आकर कहता है कि आप यहीं पर रुक जाइए। वो उससे मदद मांग रहा था और जो आज सुबह जमीन के मालिक के साथ हुआ वो सारी बातें उन्हें बता देता है। अब पेड्रो के भाई को शक होने लगता है कि शायद वो शैतान ने भी इसे पोजेस्ट कर लिया है, पर पेड्रो उस बच्चे को जाकर सोने के लिए कहता है। जाने से पहले बच्चा उनसे कहता है कि बिजली के चीजों से दूर रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब यह बात आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। इस बात को सुनकर सभी काफी चिंतित हो चुके थे और कहीं न कहीं पेड्रो और उसके भाई को शैतान की आने की भनक लग चुकी थी, इसीलिए वो सुबह ही इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। साथ ही पेड्रो अपने भाई से कहने लगता है कि हम अपना सारा सामान यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे ताकि हमारे साथ जो शैतान का जरा सा भी हिस्सा बचा हुआ है यहीं पर रह जाए। अगली सुबह पेड्रो अपने एक्स वाइफ जिसे वो पहले से छोड़ चुका था उसके घर पर जाता है और वहाँ पर अपने कपड़ों को निकालकर उन्हें आग लगाकर जला देता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर उसकी एक्स वाइफ पेड्रो से लड़ना स्टार्ट हो जाती है। कहती है कि अब तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो। कि तभी हम देखते हैं कि पेड्रो के एक्स वाइफ का डॉग उसके बेटी पर हमला करके उसे नोचने लगता है और उसे बाहर लेकर जाता है। दरअसल पेड्रो को अपना कपड़ा जलाने से पहले वो डॉग उस कपड़े को चाट लिया था, जिससे ईविल डॉग को ही पोजेस्ट कर लेता है। अब पेड्रो के एक्स वाइफ का हस्बैंड अपनी बेटी और डॉग को ढूंढने जाता है। पेड्रो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर डॉग को जान से मत मारना, पर जाहिर सी बात थी इस सिचुएशन में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए जब पेड्रो की वाइफ का हस्बैंड बाहर गया तब वो अपने डॉग को गन शूट करके उसे मार दिया था। अब यह देखकर पेड्रो और
और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, यानी उसने वो कर दिया था जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। घर आकर पेड्रो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ की बेटी बिल्कुल सही सलामत है और वो अब वापस अपने घर लौट आई थी। बच्ची की माँ अपनी बच्ची को सुरक्षित देखकर काफी खुश हो गई थी, लेकिन तभी वहीं पर वो बच्ची अपनी माँ से कहने लगती है कि अभी पापा यहाँ पर आकर आपको गाड़ी से मार डालेंगे। उसकी यह बात सुनकर पेड्रो काफी घबरा गया। वो गैराज से गाड़ी को निकालता है और अपने दोनों बेटों को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकलने वाला ही था, पर तभी उसने देखा कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड गाड़ी लाकर अपनी वाइफ को ही उड़ा दिया। उसे देखकर लगता है कि उसकी वाइफ अब नहीं बची होगी, लेकिन उसकी बेटी रोने की जगह हंसकर खेलने कूदने लगती है, क्योंकि बच्ची को भी शैतान ने पोजेस्ट कर लिया था। फिर उसने उसके डैड को कंट्रोल करके अपने वाइफ को भी मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर पेड्रो अपने बेटों को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है और अब वो अपने मॉम के घर आ गया था, जहाँ उसका भाई भी पहले से ही आ चुका था। और अब पेड्रो अपनी माँ और भाई को भी गाड़ी में बैठाया और उस टाउन से सीधा निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त पेड्रो का बेटा अपने दादी से कहने लगता है कि हमें पोजेशन और पोजेस्ड होने के बारे में बताए। तब उसकी दादी सभी को बताती हैं कि इस पोजेशन और पोसेस्ड हुए शरीर से बचने के लिए 7 नियम हैं। पहला ये है कि आपको बिजली के चीजों से दूर रहना है, यानी वही बात जो रायन अटन के भाई ने भी कह रखी थी। दूसरा नियम यह कि जानवर से दूर रहें। तीसरा कि पोजेस्ड हुए कोई भी चीज को इस्तेमाल ना करें जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। चौथा कि उसे परेशान ना करो, उसे दुख ना दो, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश ना करें। पांचवा कि किसी भी ईविल या शैतान को कभी भी उनके नाम ना ले या उनके नाम से ना पुकारें। छठा कि कभी भी पोजेस्ड इंसान को गन से नहीं मारना चाहिए। और आखिरी यानी 7वां कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। इंसान को हर चीज में हिम्मत के साथ खड़े होकर उससे लड़ना चाहिए, यहाँ तक कि आपको अपने मौत से भी डरना नहीं चाहिए। कि तभी पेड्रो का दूसरा बेटा, जिसे एक ऐसी बीमारी थी कि वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, अब वो अचानक से बोलते हुए ईविल का नाम लेने लगता है, जिससे कार में सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। कि तभी पेड्रो के फोन पर उसकी एक्स वाइफ की कॉल आ जाती है, जो उसकी मॉम के हाथ में था। उसकी आई हुई कॉल को देखकर सभी एकदम से दंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस तरह से कार ने उसे टक्कर मारी थी, किसी का भी बच पाना असंभव है। और ये चीज पेड्रो ने अपने आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखा था, लेकिन उसे रहा नहीं जाता। तो वो उस कॉल को उठा लेता है, जहाँ उसकी वाइफ पेड्रो को काफी बुरा भला कहने लगती है, और ये भी कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेने जरूर आऊंगी। उसकी यह बात सुनकर पेड्रो काफी परेशान हो जाता है। वो इन सभी का जिम्मेवार खुद को ही समझने लगता है, और साथ में वो इन सभी चीजों से तंग आकर फोन को तोड़ने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसका भाई पेड्रो को समझाता है और उसे शांत करता है। अब ये सभी टाउन से तो निकल आए थे, पर इनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ ये जाकर रह सके। पेड्रो का भाई उसे बताता है कि यहाँ कुछ ही दूरी पर मिर्था नाम की एक औरत रहती है, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हम वहाँ चलते हैं और वो हमें वहाँ पर रहने के लिए कुछ तो मदद करेगी, और वो हमें कुछ पैसे भी दे देगी, क्योंकि वो काफी अच्छी औरत है। इसीलिए वे सभी अब मिर्था के घर पहुँच गए, जो कि पहले एक क्लीनर भी रह चुकी है और आज भी वो वही काम करती है, और वो सभी को अपने घर में रहने के लिए इजाजत दे देती है। पेड्रो का भाई मिर्था को सब कुछ बता देता है जो पिछले कुछ दिनों में इनके साथ घटना घटा है। रात में हम पेड्रो और उसके भाई दोनों एक साथ आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जब आधी रात हुई, तभी वहाँ पर पेड्रो की वाइफ अपनी बेटी को लेकर आ जाती है और वो सीधा बालकनी से अपनी बेटी को लेकर कूद जाती है। पेड्रो ने उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकामयाब रहता है। और जब चेक किया गया था, तब पेड्रो की वाइफ वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसीलिए अब पेड्रो को अपने छोटे बेटे की फिक्र होने लग जाती है। अब मिर्था, जो कि क्लीनर थी, वो कार में पेड्रो के बेटे को देखकर समझ जाती है कि ये भी अब शैतान के वश में आ चुका है, यानी पोजेस्ड हो चुका है। वो कहने लगती है कि ईविल इसके शरीर में घुस गया है, क्योंकि ये ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो इसीलिए शैतान उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से वो शैतान उसके अंदर कैद है। इसके बाद मिर्था फैसला करते हुए अपने सारे क्लीनिंग के सामान को इकट्ठा करती है, यानी हथियार और जरूरी सामान के साथ वो सभी से कहती है कि हमें रायन अटन को पूरी तरह से खत्म करना ही होगा। पर पेड्रो का भाई कहता है कि मेरे हिसाब से रायन अटन खत्म तो हो ही गया होगा, तभी तो इतने ज्यादा पोजीशन हो रही हैं। पर मिर्था उससे कहती है कि नहीं,
ये जानकारी गलत है, ये चीज ऐसे बिल्कुल काम नहीं करती, ये सारी पोजीशन शैतान को पैदा होने के लिए ही हो रही है। पेड्रो का भाई मिर्था से कहता है कि हमने राय नटन को कहीं और छोड़ दिया था। तब मिर्था कहती है कि ये तो सबसे बड़ी गलती है। तब पेड्रो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जमीन के मालिक ने ही मजबूर किया था। अब पेड्रो का भाई पेड्रो की एक्स वाइफ को ढूंढने और पेड्रो मिर्था के साथ राय नटन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उनका यहाँ से सफर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि शैतान की पोजीशन उनके पूरे टाउन में फैल चुकी थी। अब आगे जाते समय मिर्था पेड्रो को बताने लगती है कि हम जिस भी चीज से डरेंगे, ईविल उसी चीज से हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके उसी चीज से हमारा सामना करवाएगा। इसीलिए तो वो शैतान तुम्हारे एक्स वाइफ और तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई क्योंकि तुम उसी के वजह से डर रहे हो। अब रास्ते में जाते समय मिर्था को अपनी बीती हुई कहानी बताती है कि मेरे हस्बैंड एक लालची इंसान था। वो चर्च के नाम पर लोगों से उन्हें लूटा करता था। वो एक्ट्रेस को अपने काम के लिए हायर करके उनसे राय नटन और शैतान की एक्टिंग करवाया करते थे, लेकिन उनके बीच एक दिन असली शैतान वहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वो उस पर यकीन करके हार मानकर सुधर गए और वो क्लीनिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि उनका पोजीशन और ईविल और राय नटन पर यकीन पूरी तरह हो गया था कि वो सच में होते हैं। वो काफी डरने लगे थे। पर एक दिन मेरे हस्बैंड क्लीनिंग करने तो गए लेकिन लौटकर कभी भी वापस नहीं आए। मिर्था पेड्रो को बताती है कि आप ईविल या पोजीशन से दूर भी जा सकते हैं, इतना दूर कि आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते कि आप कहाँ आ गए, जैसा कि मैंने किया। मैं सब कुछ छोड़कर एकदम अकेली रहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शैतान ने पेड्रो के बड़े बेटे को अब काफी बुरी तरह से पोजेस्ट कर रखा था, जिसके बाद अब वो पेड्रो की मॉम से खाना मांगने लगता है अजीब तरीके से। पेड्रो का भाई को पेड्रो की एक्स वाइफ सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है और वो भी पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुकी थी और वो अपने छोटे बेटे का सर ही खा रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर पेड्रो का भाई भी एकदम से दंग रह जाता है और वो काफी जोर से अपने गाड़ी से टक्कर मारते हुए उसे कुचल देता है, लेकिन इसमें उसके गाड़ी की एक्सीडेंट होने की वजह से वो भी काफी इंजर्ड हो चुका था। पेड्रो और मिर्था राय नटन को ढूंढते हुए एक स्कूल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां के सभी बच्चे अजीब हालत में बैठे होते हैं, जिन्हें देख वो पेड्रो को चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि अब वो भी समझ चुकी थी कि उन्हें भी ईविल ने पोजेस्ट कर लिया है। उसी समय हम स्कूल के चारों तरफ अजीब तराज के परछाई को नोटिस करते हैं। तभी इनके पास एक बच्ची आकर कहती है कि राय नटन को मेरे डैड उठाकर घर ले गए हैं। दरअसल ये सभी बच्चे उस शैतान के वश में आने की वजह से उन्हें झूठ बोल रहे थे, गुमराह करने के लिए। पेड्रो और मिर्था को स्कूल के एक फ्लोर के नीचे बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं और वही लाशें थे जिन्हें इन बच्चों ने ही मारकर यहाँ पर रखा होता है और उसी के नीचे राय नटन छुपा हुआ था। इसके बाद मिर्था वहाँ पर अपना क्लीनिंग का सामान सेटअप करके पेड्रो से कहती है कि वो नीचे से राय नटन को बाहर निकाले। जब पेड्रो उसे निकालने लगता है तब ईविल उसे उसके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उसे उन बच्चों ने चालाकी से एक कमरे में बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद जब पेड्रो बाहर झांक कर देखा तब सभी बच्चों ने मिलकर मिर्था को काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं और उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए देख पेड्रो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाहर आकर राय नटन को मार डालता है। उसे मारने के बाद उसे लगने लगा कि उसने अब सारे चीजों को सही कर चुका है, पर ये उस शैतान की बर्बादी नहीं बल्कि अभी तो उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही तो शैतान चाहता था कि ये बेकार सी शरीर से मैं आजाद हो सकूं। और अब जबकि उसका काम हो भी चुका था, अब इसके बाद ईविल पूरी तरह से पैदा होकर पेड्रो के सिर पर अपना हाथ रखता है, क्योंकि उसने ही तो उसे पैदा होने में उसकी हेल्प किया था। और अब ईविल पैदा होकर बाहर की दुनिया में सबको मारने के लिए चला जाता है, जिसके बाद पेड्रो अपने घर आकर अपने भाई के साथ गले मिलकर अपना दुख बयां करते हैं, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि हमने इतना कुछ किया उसे रोकने के लिए, पर कुछ भी सही नहीं हो पाया। या फिर मूल भाषा में कहें तो उन्होंने अपनी हार पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था, और अगर ये इस जगह को छोड़कर चले भी गए तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि अब ये पोजीशन इनके पूरे टाउन से बढ़ता हुआ शहर में भी फैल जाएगा। कि तभी उन्हें याद आता है कि हमने राय नटन के छोटे भाई को स्टोर में छुपाया था। पेड्रो का भाई जब उससे बात करता है तब वो उससे कहता है कि एक आवाज ने मुझे कहा था कि मैं उस क्लीनर को मारकर खा जाऊं, यानी जो शुरू में
में इन्हें लाश मिली थी वो राय नटन के भाई ने ही मारा था। आगे वो उसे बताता है, इसी तरह से मैंने अपने माँ को भी मार डाला और उन्हें भी खा गया। अब पेड्रो अपने बेटे को आइसक्रीम खाने के लिए देकर नहाने के लिए चला जाता है। नहाते वक्त पेड्रो देखता है कि उसके माथे पर लगा हुआ निशान जो शैतान ने लगाया हुआ था वो छूटने का नाम नहीं ले रहा था, यानी वो निशान अब खत्म नहीं होने वाला था। कि तभी अचानक से पेड्रो के बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और उसके मुंह से पानी के साथ साथ खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर पेड्रो काफी घबरा जाता है कि तभी उसका मुंह साफ करते समय पेड्रो ने देखा कि उसके मुंह से उसके माँ की बाल और एक लॉकेट निकल रहा है, जिसे देखकर वो डर गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे बेटे ने अपनी ही दादी को मारकर खा चुका है। ये देख पेड्रो के तो होश ही उड़ जाते हैं। खुद को संभालते हुए वो बाहर आया। पेड्रो अपनी माँ की मौत के बारे में जानकर एकदम से उदास हो जाता है। यहाँ पर हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि ईविल असल में आखिर करता क्या है। वो एक शरीर को अपने वश में करके उसके अंदर जगह बना लेता है एक घर जैसा, और उस टाउन के लोगों को तब तक मारता रहता है जब तक कोई आकर उसके वश में किए हुए शरीर को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, यानी उसे मार नहीं देता। और अगर जिसने भी उसे मार दिया तो वो शैतान फिर उस मारे हुए लोगों के शरीर में प्रवेश करके लोगों को मारने स्टार्ट कर देता है और हमेशा इसी तरह से उसका सिलसिला चलता रहता है। और उसने इसीलिए किया ताकि मरे हुए लोगों से ताकत ले सके और वो इतना ताकतवर बन जाए कि वो पैदा होकर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। और वो हो भी चुका है क्योंकि पेड्रो ने उसका काम कर दिया था। राय नटन को मारकर उसे आजाद यानी पैदा कर दिया और वो दुनिया के रास्ते पर चल दिया है लोगों को मारने के लिए। और अब बस उसका ही राज और कब्जा होगा। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक